ये है एग्जांपल नंबर 28.4। 28.4, a 3 microfarad capacitor and a 4 kilo ohm resistor are in series with a 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ये डेफिनेशन है बेसिकली उसकी आरसी सर्किट की। अ 3 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर एंड अ 4 किलो ओम रजिस्टर आर इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। तो आरसी सर्किट की हमने डेफिनेशन ये देखी थी, जिसमें ये बैटरी कैपेसिटर और रजिस्टर सीरीज में होते हैं। द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज। तो कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है। व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट? तो पहला है कि टाउ फाइंड करना है। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट? एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर का जो है वोल्टेज क्या है? व्हाट इज द पोटेंशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर टू टाइम कांस्टेंट और फोर्थ टाइम कांस्टेंट? ये देखें ज़रा। और इसमें आपको जो मकसद है वो इसकी टर्मिनोलॉजी बताना भी है कि इस टर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइम कांस्टेंट्स की टर्म में, कि 4 कांस्टेंट टाइम के बाद या 5 कांस्टेंट टाइम के बाद करंट क्या होगा सर्किट में, या वोल्टेज क्या होगा। देखें ज़रा, इसमें मुश्किल तो नहीं है ये। चलिए लेक्चर स्टार्ट करें। प्रॉब्लम नंबर 28.4 है। तो 28.4 में आरसी सर्किट गिवन है, और आरसी सर्किट में आपको पता है कि आपके पास एक बैटरी है और बैटरी इन सीरीज अटैच है रजिस्टर से और कैपेसिटर से। ठीक है, ये हमारे पास है आरसी सर्किट। ये आर, ये सी, और ये है हमारे पास बैटरी जिसका 12 वोल्ट है। 10 माइक्रोफैरड है कैपेसिटर। आर है हमारे पास रजिस्टर 100 ओम, 100 किलो ओम है। ठीक है, 100 किलो ओम है ये। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये है, व्हाट आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर यानी कि डेल्टा वी आर, ये हमने फाइंड करना है। करंट थ्रू द रजिस्टर, तो रजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या होगा? ऑन चार्ज ऑन द कैपेसिटर जस्ट आफ्टर द सर्किट हैज बीन क्लोज्ड। तो पहले इनिशियली हमारे पास हमारे पास ये रजिस्टर है, पोटेंशियल है, और ये क्लोज नहीं है। इसको पहले हम ओपन कर दें। तो ये कैपेसिटर कुछ इस तरह से है सर्किट, ये ये ठीक है। तो कैपेसिटर हमारे पास ये स्विच हमने ओपन क्लोज किया, क्लोज करने के बाद इसको चार्ज कर लिया हुआ हमने। अब मैं पहले आपको इस तरह के प्रॉब्लम में सबसे जो चैलेंजिंग टास्क होगा वो ये देखना होगा कि ऑलरेडी कैपेसिटर चार्ज है या आप चार्ज कर रहे हो प्रॉब्लम में। तो इस केस में देखें, अ 10 माइक्रोफोल्ड कैपेसिटर हैज बीन चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट पे वो पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज हो चुका है। ये चार्ज हो चुका है, जो आपको मिला कैपेसिटर वो चार्जड मिला है। ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट हमारे पास ये है जो सेटअप ये है। तो हमने इस चार्जड कैपेसिटर को लगाया हुआ है एक रजिस्टर के साथ, आर और ए सी। ये हमने इसको इसके रजिस्टर के साथ लगाया हुआ है। अब क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर? तो ये चार्जड है इनिशियली, और हम जो इक्वेशन यूज करेंगे अब डिस्चार्जिंग के लिए यूज करेंगे, क्योंकि चार्ज को जैसे ही आप ये कैपेसिटर को, सॉरी, इसका स्विच लगा दें। तो ये रहा मेरे पास स्विच, ये सी और ये आर। तो स्विच है ये। तो इनिशियली ये चार्जड कैपेसिटर है, ये सर्किट लिख दिया मैंने। अब आपने फॉलोइंग पैरामीटर्स बताने हैं, क्वांटिटीज बतानी है आपने, जब जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूं। और वो क्या क्वांटिटीज हैं? व्हाट आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, करंट थ्रू द रजिस्टर एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर जस्ट आफ्टर द सर्किट हैज बीन क्लोज्ड। तो ये मैं जैसे इसको क्लोज किया है तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने बताना है इस रजिस्टर क्या कॉस्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, करंट क्या है इसमें, और कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, जैसे आपने क्लोज किया। तो जैसे आप क्लोज करोगे उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर को अप्लाई होगा वो फुल वही अप्लाई होगा जो कि इस कैपेसिटर का है। तो कैपेसिटर की लेट से नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है।
तो दरमियान में और कोई चीज़ नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी कैपेसिटर का वो अप्लाई हो रहा है रजिस्टर को। तो पहला टास्क हमारे पास ये है, जैसे आपने इसको क्लोज किया कोई डिस्चार्जिंग नहीं हुई। करंट क्या होगा आप ओहम्स से फाइंड आउट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये नीचे 10⁻³ हो जाएगा। और चार्ज क्या हुआ कैपेसिटर पे, Q इज इक्वल टू सी वी, जो कैपेसिटर की इक्वेशन है। तो C की वैल्यू है, वैल्यू आपके पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 फेरेड, और पोटेंशियल हमारे पास 12। तो ये मेरे पास आ गया चार्ज जो कैपेसिटर पे मौजूद है। नेक्स्ट ये बी पार्ट है, व्हाट आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, करंट थ्रू द रजिस्टर एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर। बिल्कुल वही पैरामीटर, और क्या है 1 सेकेंड आफ्टर द सर्किट हैज बीन क्लोज। 1 सेकेंड के बाद जब आपने सर्किट क्लोज कर दिया, 1 सेकेंड के बाद ये इन पैरामीटर्स की वैल्यूज हमें दोबारा बतानी है। तो मैंने जैसे बताया कि ये इक्वेशन यहाँ पे यूज होंगी डिस्चार्जिंग की, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो यही मैंने डिस्चार्जिंग का वो पोटेंशियल डिफरेंस उठाया। तो वो होता है V इज इक्वल टू वी नॉट ई पावर माइनस टी ओवर टाउ। इसमें टाइम की वैल्यू पुट की, और टाउ मैं फाइंड आउट कर चुका था। यहाँ पे टाउ कैसे फाइंड किया मैंने, टाउ इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय सी। आर सी को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 आएगा, आप ये मल्टीप्लाई करके देख लें। ये 10⁻⁵ है, और ये भी 10⁻⁵ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ये 10⁻⁵ और 10⁻⁻5 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा आपके पास। अब इस केस में आपने बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हो रहा है रजिस्टर को। तो मैं वो वही होगा जो कि कैपेसिटर का है, क्योंकि कैपेसिटर इसके साथ अटैच है। तो वो है V नॉट ई पावर -1/1 इज इक्वल टू V नॉट और 0 इंटू 0.368, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है एक्सपोनेंट की। तो ये मेरे पास आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 0.368। तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस जो इस कैपेसिटर रजिस्टर के अक्रॉस है। ठीक है, और बाकी जो पैरामीटर्स हैं, बाकी जो पैरामीटर्स हैं आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। वो आप करंट देख लो, करंट की भी इक्वेशन है यही है, वो है आई नॉट ई पावर माइनस टाउ टी डिवाइड बाय टाउ। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो ये वाली, ये ई नॉट की वैल्यू पुट करोगे। अगेन ये ई पावर -1 और 1 बन जाएगा, ये 0.368 है। तो ई नॉट से मल्टीप्लाई करोगे 0.368 को, तो ये हमारे पास करंट आ जाएगा। चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज वही इज इक्वल टू क्यू नॉट डिस्चार्जिंग की इक्वेशन और ई माइनस टी डिवाइड बाय टाउ। तो ये ई यहाँ भी 0.368 बन जाएगा 1/1। क्यू नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से, यहाँ से आ जाएगी। तो ये आपके पास बी का सॉल्यूशन है। सी पार्ट ये है, व्हाट आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, करंट थ्रू द रजिस्टर एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर 5 मिनट्स आफ्टर द सर्किट हैज बीन क्लोज्ड। तो अब आपने सारे यही पैरामीटर्स बताने हैं 5 मिनट के बाद। पहले था 0 टाइम के बाद, अब बी पार्ट में 1 सेकंड के बाद, और सी पार्ट में आपने बताना है टाइम 5 मिनट्स के बाद। ठीक है, 5 मिनट्स के बाद। तो पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में, 5 मल्टीप्लाई बाय 60, ये बन जाएंगे आपके पास 300 सेकेंड। तो ये 300 सेकेंड यहाँ पे पुट करोगे, जैसे पहले आपने टाइम 1 सेकेंड पुट किया, यहाँ पे 300 आएगा। तो आप सारी वैल्यूज देखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है, करंट भी 0 है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, करंट भी 0 होगा, और चार्ज भी 0 होगा, क्योंकि पावर बहुत बड़ी है। ठीक, जिसके पास बुक है वो काइंडली इसको पढ़ दे, प्रॉब्लम नंबर ओके 28.6। सर, मैं पढ़ देती हूँ। सर 28.5 जन्नत इकबाल आप पढ़ दो। सर 28.5 वाली प्रॉब्लम जी एग्जांपल जो हाँ, 28 नहीं, एग्जाम्पल नहीं, a 28.6 circuit प्रॉब्लम। contains प्रॉब्लम 28.6 28.1 जो आ रही है an नहीं 18 नहीं, microfarad capacitor has been charged 28.6 बेटा,
सर मेरी 28.6 बुक पर सर मेरी वाली बुक पर 28.6 के बाद सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं 28.1 2 3 इस तरह से नहीं नहीं, वो तो प्रॉब्लम्स सेक्शन ही है है ना, वो 28.6 एग्जांपल्स में। सेक्शन में 28.6 प्रॉब्लम है, समझ रहे हो बात? सर मैं पढ़ाऊं? ओके जी जी the circuit shown in figure 28.6 is used to charge a capacitor from potential of 0 volt to a potential of 95 volt in a period of 1 second. Furthermore, I1, the current through resistor R1 and R2, and I2, the current through the resistor R2 satisfy the relation I2 is equal to 3I1 at all times. What is the capacitance of चलें, तकरीबन उन्होंने पढ़ दी है, तो एक मरतबा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, और जो बैटरी है इसकी वो 100 वोल्ट है, और आर इधर दो रजिस्टर यहाँ पे सर्किट में है, एक R1 एक R2, जो एक कैपेसिटर के साथ अटैच्ड है। तो कंडीशन कुछ इस तरह से गिवन है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का वोल्टेज गिवन है हमें, इन दो रजिस्टर में से एक रेजिस्टेंस गिवन है, और इन दोनों रजिस्टर में जो करंट है उनका एक करंट गिवन है आपके पास, बल्कि उन दोनों का रिलेशन गिवन है कि I2 जो है आपके पास वो 3 टाइम्स ऑफ I1 है, ठीक है। तो आपने बताना है ओवरऑल कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, C फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगेन पोटेंशियल बैटरी का गिवन है, रेजिस्टेंस जो दो में से एक ही गिवन है, और दोनों में जो करंट का रिलेशन है वो गिवन है, तो हमने बताना है कैपेसिटर क्या है। तो पहले तो हम इसको आरसी सर्किट में देखेंगे कि आरसी सर्किट में कैसे है। आरसी सर्किट में कैसे देखेंगे कि हमने आर फाइंड कर लें, पहले पहले आर फाइंड कर लें, फिर इस पूर वो जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, तो पूरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये इसकी जगह पे हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, ये कैपेसिटर वहीं का वहीं, और ये हमारे पास बन गया पूरा सर्किट वही आरसी वाला, ये आरसी सर्किट है, ठीक है। तो पहले अब आर इक्विवेलेंट फाइंड कर ले। यहाँ से आपको वाज़ तौर पर नजर आ रहा है कि दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल वाला एक फार्मूला लगा के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले R2 की वैल्यू हमें चाहिए। तो R2 की वैल्यू हम कुछ इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, चूंकि जो दोनों रेजिस्टेंस है वो पैरेलल है, तो हम दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई होगा वो सेम होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर रजिस्टर 1 होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर V2 रजिस्टर R2 होगा, ठीक। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। पहल की डेफिनेशन यही है कि दोनों कैपेसिटर को जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है वो सेम होता है। तो ये रहा मेरे पास I1 R1, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V1 इज इक्वल टू I1 R1, और ये पोटेंशियल डिफरेंस I2 R2। तो इन दो का आपके पास रिलेशन गिवन है, वो कैसे रिलेशन गिवन है, I2 I1 R1 आ जाएगा, और I2 की वैल्यू यहाँ से वो है 3I1 R2। तो I से कैंसिल, R1 की वैल्यू गिवन है, 3 कोस्टल पे जाओ, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो R2 बन जाएगा इक्वल्स टू R1/3। तो ये रेजिस्टेंस की आ गई हमारे पास, R1 की वैल्यू है 100 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 33.3 ओम। तो ये रही मेरे पास रेजिस्टेंस। अब मेरे पास पूरा सर्किट बन गया एक, और सर्किट में ये बैटरी है, ये कैपेसिटर है, बैटरी कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है, अभी मैंने वैल्यू फाइंड करनी है वो मैं लिख दूंगा अभी, और ये राशि।
तो मैं इक्वल रेजिस्टेंस की फाइंड करता हूँ दोनों की, दोनों R1 और R2, जबकि मैंने वैल्यू उसकी फाइंड कर ली है। तो इस इक्वल रेजिस्टेंस से आप फाइंड आउट करोगे कि वैल्यू आएगी 25। तो 25 ओम। जी मरियम, बोलो मरियम अयूब। सर अटेंडेंस हो गई है। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मैं हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में। साथ अटेंडेंस साथ के साथ ही देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन जाग रहा है, तो जो जाग रहा है उसकी मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। तो नो ये सर आपके मैंने। पास, तो ये आपके पास है रेजिस्टेंस। अब 25 है, इधर से आप वैल्यू पुट कर लो, 1/100 आ जाएगा, और प्लस R2 की वैल्यू है 33.3। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 25। तो ये पूरा RC सर्किट बन गया मेरे पास, ठीक है। मजीद अब इसमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो मैं ऐड करता हूँ। तो मेरे पास RC सर्किट, R की वैल्यू गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है। अब मजीद इंफॉर्मेशन इसमें ये है, the circuit shown in fig is used to charge a capacitor from a potential of 0 volt to a potential of 95 volt in a period of 1 second। ठीक है, तो चार्जिंग हुआ है, बेसिकली चार्ज हुआ है 0 वोल्ट से 95 वोल्ट तक कितनी देर में, 1 सेकंड में। तो मैं चार्जिंग की इक्वेशन यूज करूंगा, वोल्टेज मुझे क्या वैल्यूज किसकी गिवन है, मुझे वोल्टेज की गिवन है। तो चार्जिंग की इक्वेशन यूज की, फाइनल वोल्टेज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज होता है, और यहाँ पे मेरे पास है टाइम, और टाइम क्या है मेरे पास, 1 सेकंड में। ये इक्वेशन है, ये 75 काम परसेंट काम हमारे यही होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि चार्जिंग इक्वेशन या इक्वेशन है या डिस्चार्जिंग की, और उसमें सही वैल्यूज पुट करना है कि फाइनल वैल्यू क्या है और जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम होती है, और ये हमारे पास फाइनल जो गिवन टाइम पे वैल्यू होती है। अब मजीद आप सिर्फ इसको अरेंज करोगे, 95 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू होता है 0.95। तो 1 माइनस ई पावर माइनस टी ओवर टाउ, और इज इक्वल टू 0.95। आप इसको इस तरफ ले आओ, अब सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ मैं, इसको आप इस तरफ ले जाओ, वो इसको उस तरफ ले जाओ, तो ये बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ई पावर माइनस 1 ओवर टाउ इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95 विच इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, अब यहाँ से आगे आप सॉल्व करोगे, इसका लॉग ले लो, तो लॉग लोगे इसका दोनों तरफ, लॉग ई पावर माइनस 1 डिवाइड बाय टाउ, वो है इक्वल्स टू, लॉग दोनों तरफ आएगा, लॉग 0.05। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसका एक नंबर आएगा, और ये ई और लॉग एंटी हैं एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो -1 डिवाइड बाय टाउ विच इज इक्वल टू लॉग, अब लॉग की वैल्यू 0 पॉइंट पता नहीं क्या है, अगर कैलकुलेटर किसी के पास है तो कैलकुलेट कर ले, ये होगी लॉग 0.05, नेगेटिव में आएगा। है किसी के पास कैलकुलेटर? -2.99। -2.99। ठीक है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल लो, 1/2.99 करो, क्या आता है? हम्म 1/2.99 क्या आएगा? ये टाउ की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, तो ये अब वैल्यू आई है 1 डिवाइड बाय टाउ इज इक्वल टू 2.9। 0.33। तो 0. 0.33। तो टाउ की वैल्यू है 0.33। ठीक है, तो टाउ का हमें एक और फॉर्मूला भी पता है, वो ये टाउ इज इक्वल टू RC। तो टाउ की वैल्यू आ गई, ऊपर से 0.3 थी, आर की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली थी, ये आर की वैल्यू है, अब सी के फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली बनेगा 0.33 डिवाइड बाई 25, तो ये हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो मेरे ख्याल में इस पूरी एक्सरसाइज में और पूरी चैप्टर में जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी वो यही थी। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लेते तो बाकी प्रॉब्लम भी कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे। यस सर।
अच्छा, ये सेक्शन एंड हो गया है और इस सेक्शन की नेक्स्ट लेक्चर में एक क्विज कर लेते हैं, और क्विज ये होगा वो LMS पे करेंगे, ठीक है। LMS पे करेंगे, और आप ना कुछ तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि क्विज सबका सेम नहीं होगा। प्रॉब्लम की नेचर तो हो सकता है कि सेम हो, लेकिन क्विज सेम नहीं होगा हर किसी का। आपको लगता है एक पर्सन को शायद कुछ और मिले, दूसरे पर्सन को कुछ और मिले, तीसरे पर्सन को तो उसके डिफरेंट वर्जन होंगे। तो इस वजह से काइंडली क्विज तैयार कर लीजिएगा। अब सिलेबस क्या है वो लेक्चर के आखिर में बताता हूँ। अच्छा, फर्स्ट जो पोर्शन था, जैसे मैंने आपको बताया, आपने वो करनी थी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी थी, ताकि आप जो फिनोमिना हैं कुछ बायोलॉजी में, मेडिकल में, आप उनको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो जो दो फिनोमिनाज मेजर थे वो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे दिया, आपने उसकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर ली और तकरीबन हर किसी ने अपलोड कर दिया। तो वो फिनोमेना जो मेजरली आपने देखा है, एक ECG देखी, और ECG के बाद आपने देखा था इलेक्ट्रिसिटी इन सेल। तो अब हम मूव होते हैं ऑप्टिक्स पे। तो ऑप्टिक्स की कुछ फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, और फिर हम जो ज़्यादातर टाइम गुजारेंगे ऑप्टिक्स के लिए, वो आपके होपफुली प्रेजेंटेशन होगी, वो होगी आई पे। तो आई पे जो डिफरेंट मैकेनिज्म है या डिफरेंट फिनोमेनाज हैं, वो आप एक्सप्लेन करोगे बाय यूजिंग ऑप्टिक्स। तो की ऑब्जेक्टिव्स हैं इस केस में जो इस चैप्टर में हमारे पास हैं, द नेचर ऑफ लाइट, और बेसिक नेचर ऑफ लाइट देखनी है हमने, विजिबल लाइट वो क्या चीज़ है, और चेंज ऑफ लाइट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स। तो लाइट हमारे पास है, जो क्लासिकल इसका व्यू ये है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि हमारे पास दो एक तरह की फील्ड हमने पढ़ी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी तरह एक और फील्ड होती है जो कि करंट के या चार्ज के फ्लो की वजह से होती है, वो होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देखी थी कि स्टेशनरी चार्ज की वजह से है। मैग्नेटिक फील्ड हमने होती है स्टेशनरी करंट्स या फिर स्टेडी करंट्स की वजह से होती है, जो टाइम वेरिंग नहीं होते। तो अगर आपके पास चार्जेस की पोजीशन या चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक मरतबा यहाँ पे है, नेक्स्ट इंस्टेंट कहीं और है, नेक्स्ट इंस्टेंट कहीं और है, और करंट्स भी ऐसे हों, ये भी करंट इंट्रोड्यूस करेंगे ना हमारे पास जो चार्जेस होंगे, अगर ये फॉलो करते हैं कि वो टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो इस मूविंग चार्जेस की वजह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो इंट्रोड्यूस होती है, वो जनरेट करती है वेव, ठीक है। टाइम वेरिंग फील्ड जनरेट करती हैं वेव। तो एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दूसरी तरफ हमारे पास होगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है बेसिकली, टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ चेंज हो रही हैं। तो ये प्रोपोगेट करती हैं स्पेस में, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इनिशियली वेव मॉडल हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया इसका वेव का, और हम फोटोन कहते हैं इसी केस में, कि एक आपके पास चंक ऑफ वेव है या एक पैकेट है, उसे हम कहते हैं फोटोन। और जितने भी ऑप्टिकल फिनोमेनाज हैं वो वेव मॉडल से एक्सप्लेन किए जा सकते रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट का कम्बिनेशन, या फिर जो है एक अंडरस्टैंडिंग फुली डेवलप हो गई हुई तब जब आपके पास मैक्सवेल और हर्ट्ज ने कंट्रीब्यूट किया। तो मैक्सवेल ने दी थ्योरी कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हर्ट्ज ने उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया कि वाकई ये जो मैक्सवेल की थ्योरी है जिसकी प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल सही है। तो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी। तो यहाँ से पूरा हमारे पास लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स की जो स्टडी थी, वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, तो सारे जो फिनोमेनाज हैं लाइट के साथ, वो हमारे पास इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, या फिर हमारे पास रिफ्लेक्शन है, ट्रांसमिशन है, तो वो इससे एक्सप्लेन हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी से। तो यहाँ पे की ऑब्जेक्टिव है कि वेव मॉडल ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती हैं और प्रोपेगेट करती हैं स्पेस में, ठीक है। ऑसिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही आपके पास सिग्नल्स, इन्हीं को सिग्नल कहते हैं हम, जो इससे आपके फ़ोन और बाकी डिवाइसेस चलती हैं। तो एक मॉडल कहाँ से कंप्लीट हुआ हमारा, कि जब मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ अ
स्पीड लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसी कंफर्मेशन की हर्ट्ज ने। अच्छा, पहले ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था जो गलत था, जिसको आइंस्टाइन ने आके रद्द किया, वो ये कि जिस तरह अगर आपके पास वेव है और वेव को प्रोपिगेट होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, तो अगर आपने रस्सी है, एक एक आपके फ्रेंड ने एक एंड से पकड़ी हुई है, दूसरे एंड से आपने पकड़ा हुआ है, तो उसमें आप पल्स क्रिएट करेंगे तो वो प्रोपिगेट करेगी आपके हाथ से आपके फ्रेंड के हाथ तक, ठीक। जैसे ये है, आपके फ्रेंड के हाथ से दूसरे फ्रेंड तक ये प्रॉपर वो करेगी, ट्रेवल करेगी। तो ये वेव है जिसको प्रोपिगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, और मीडियम हमारे पास है वो रस्सी, ठीक है, वो स्ट्रिंग है आपके पास जिसको आपने पकड़ा हुआ है। तो ये वेव ना हो, स्ट्रिंग मीडियम ना हो, तो ये वेव प्रोपिगेट नहीं कर सकती। इसी तरह आपने वेव देखी हुई है वाटर में। वाटर में आप कोई पीपल गिराओगे तो या पत्थर, तो वो आप देखोगे कि एक जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी वो प्रोपगेट होगी थ्रू आउट, उसमें वाटर में प्रोपगेट होगी। वो प्रोपगेट किस में हुई, वो मीडियम उसको चाहिए था प्रोपगेट होने के लिए, और वो वाटर मीडियम था। तो इसी तरह कहा जाता था कि स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट है, लाइट को भी वेव है, और लाइट को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो उस मीडियम को कहते थे ईथर, ठीक है। ईथर कंसेप्ट है ये, आप समझ लें कि एक जेली जैसी है पूरी यूनिवर्स में, जो आप फील नहीं कर सकते कि, लेकिन लाइट के लिए वो मीडियम है, और लाइट उसी में ही प्रोपगेट करती है। तो ये आइंस्टाइन ने आके इस तरह कॉन्सेप्ट को गलत किया था। इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाद में हुई थी कि लाइट को ट्रैवल होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट को ट्रैवल होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और लाइट का जो कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है, वो फंडामेंटल कांस्टेंट है, और वो किसी भी रेफरेंस फ्रेम में उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, और इसकी वैल्यू है फिजिकल टू लेमडा। एफ हमारे पास है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। लेमडा हमारे पास होती है वेवलेंथ, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं लेमडा। और फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक यूनिट टाइम में जितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ, जितनी नंबर ऑफ पल्स पास होती हैं उस पॉइंट से, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा हमारे पास है एक क्रस्ट या एक ट्रफ से, एक बम से दूसरे बम तक कंजेक्टिव, एक वैली से दूसरे वैली तक का कंजेक्टिव डिस्टेंस हमारे पास कहलाता है लैम्डा। इसके यूनिट है हमारे पास मीटर के, फ्रीक्वेंसी के यूनिट है हमारे पास टाइम इनवर्स के, ठीक है। यहाँ तो कोई यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन, या चाहते हो कि मजीद में कोई चीज़ डिस्कस की जाए? दोस्त समझ आ गई। नो सर। अच्छा, द ईएम स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, और वो स्पेक्ट्रम यानी कि डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वेवलेंथ है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वेवलेंथ आप देखते जाओ तो आपको एक अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी। तो हर वेव की अलग वेवलेंथ है। तो इसी तरह आप इनको असाइन कर सकते हो। उसी तरह इसका स्पेक्ट्रम यानी कि एक एक्सिस जो कि ये है, और इस एक्सिस को मैं कहता हूँ वो है वेवलेंथ, ठीक है, जो कि मीटर्स में। तो जो विजिबल रीजन है वो बहुत ही छोटा है। तो ये हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम बहुत छोटा है, जो इस रेंज में, इस रेंज में हमारे पास विजिबल है। तो इतने वेवलेंथ की यानी कि 380 वेवलेंथ की से लेके 750 नैनोमीटर वेवलेंथ तक की लाइट को हम देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं विजिबल लाइट। इसके अलावा बाकी भी जो वेवलेंथ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि आप अगर पीछे जाते जाएं इससे, और ये हमारे पास जो पॉइंट है वो है 10⁻⁴ और ये 10⁻3, और यहाँ से आप चलते हैं तो ये हमारे पास जो विजिबल रीजन है जो मैंने कहा बताया वो है 10⁻⁻6 से 10⁻⁻7 तक। 10⁻⁻7, और आप यहाँ से आगे चले जाएं तो यहाँ पर पास आती है 10⁻⁻12। तो ये देखेंगे स्मॉल वेवलेंथ है, और ये बड़े ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ है। तो हम इसे कहते हैं एएम, इस एक्सट्रीम को कहते हैं एएम, सॉरी रेडियो वेव। तो इसको हम कहेंगे
रेडियो, रेडियो वेव या रेडियो वेव्स कहते हैं उसे, और इसके इस एक्सट्रीम को हम कहते हैं गामा रे। तो ये हमारे पास दरमियान में कहीं यहाँ पे एक्सरे हैं, यहाँ पे कहीं हमारे पास है माइक्रोवेव जो ओवन वगैरह में है, माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव। तो जो डिफरेंट लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं वो डिफरेंट मेडिकल फिनोमेनास के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि हमें, आप सबको पता है कि एक्सरे किस लिए यूज़ की जाती है, और आप आगे देखोगे कि गैमा रे और ये इस तरह से एक और चीज़ें हैं हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ की, हाई फ्रिक्वेंसी की, हाई वेवलेंथ की सॉरी, जो गैमा रेज हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फिजिकल हमारे पास प्रोसेसेस को, और डिफरेंट हमारे पास जो इसकी इंटरेक्शन होगी वो डिपेंड करती है इनकी वेवलेंथ पे। तो ये इस वेवलेंथ की जो लाइट है उसका मैट्रिक के साथ इंटरेक्शन डिफरेंटली है, तो इस वजह से हमारे पास जो अलग फिजिकल फिनोमेना के लिए यूज़ होती हैं ये, ठीक है। इधर जो वेवलेंथ हैं उनकी मैटर के साथ इंटरेक्शन अलग है, तो वो अलग फिजिकल फिनोमेना की यूज़ होती हैं। इधर की वेवलेंथ, इनकी इंटरेक्शन मैटर के साथ अलग तरीके से है, तो ये अलग फिनोमेनाज में यूज होती हैं। तो डिफरेंट स्पेक्ट्रम और डिफरेंट फिनोमेना, लेकिन विजिबल लाइट का रीजन क्या है हमारे पास 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आपको पता है कि हम कहते हैं कि बाउंसिंग ऑफ फ्रॉम सरफेस दैट्स, और अगर आप जिस तरह हमें अगर आप ये इसकी फिजिक्स में जाओ कि किस तरह हमें कोई ऑब्जेक्ट नज़र आता है, जैसे कि आप अगर अपना हाथ देखें, आपके हाथ आपको नज़र आ रहा है, या फिर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं तो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, तो वो होता ये है कि जो लाइट उसके ऊपर गिरती है, बाउंस करती है और वापस आपकी आंखों में आती है, तो फिर आप उसकी जो है वो छवि या फिर पिक्चर देख पाते हो। तो ये देखने का होता है कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हो आप, तो ये आपको तभी नज़र आएगा कि यहाँ से आपके पास लाइट होगी, या फिर लाइट नहीं भी है, इससे किसी और तरीके से भी ये लाइट इसको टकरा के वापस आई है, तो जो लाइट आपके टकरा के वापस आएगी वो आप इसको इमेज देख पाओगे, ठीक है। अगर फॉर समहाउ ये मैनेज कर लेता है कि इसको जो लाइट टकराए वो रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है, टोटली रिफ्लेक्ट ना हो, टोटली एब्जॉर्ब हो जाए या कोई और तरीका कार हो, रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है, तो आप इसको नहीं देख पाओगे। टोटल हाईली पॉलिश मेटल सरफेस, जैसे कि आपने देखा हुआ है कि मेटल सरफेस है, कोई आपने मेटल को ज़्यादा साफ किया तो आप उसमें अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हो, तो वो किस तरह से है। और जबकि आप अगर अपने मोबाइल की शायद बैक स्क्रीन देखो, अगर कवर है बैक स्क्रीन पे, तो आप देख सकोगे उसमें आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते, उसमें आपका रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई हाईली वो मेटल सरफेस है, जैसे कि ये ग्लास कह लें आप, ठीक है, ग्लास, मोबाइल के जो फ्रंट अगर आपने ग्लास लगाया हुआ तो आप उसमें रिफ्लेक्शन देख सकते हो, अपने आप को नज़र आ जाएगी पिक्चर। लेकिन अगर आप बैक कवर देखो तो बैक कवर में आपकी अपनी वो जो रिफ्लेक्शन और फेस नज़र नहीं आता, उसकी क्या वजह है, कोई बता सकता है? कुछ सरफेसेस में हम देख पाते हैं रिफ्लेक्शन, अपना फेस देख पाते हैं, लेकिन कुछ सरफेसेस में नहीं देख पाते, इसकी वजह क्या है, किस चीज़ पर डिपेंडेंट है ये? हम्म, कोई बताएगा? सर क्योंकि वो सरफेसेस फ्लैट नहीं होती, उनमें डिप्रेशंस होते हैं, इस वजह से नहीं देख सकते। हाँ, तो बजाय कि आपको वो बज़ाहिर आपको नज़र आ रही हो कि वो सरफेस फ्लैट है, लेकिन नहीं, उसमें बम्प्स होते हैं, ठीक है, और वो मैं भी आपको पिक्चर दिखाता हूँ। तो ये दो टाइप के हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन है। तो वो उसमें दो टाइप की रिफ्लेक्शन पे मैं आता हूँ अभी, पहले आप ये लॉ रिफ्लेक्शन देखें। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम हमारे पास लेट्स से ये सरफेस है, तो इसका जो कन्वेंशन ये है
कि इसके परपेंडिकुलर हम एक गिराते हैं नॉर्मल, तो जो भी एंगल मेजर करेंगे हम इसी से मेजर करेंगे। तो इंसिडेंट वेव है हमारे पास, ये इंसिडेंट वेव है, और ये हमारे पास है रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा, लेट से मैं इसे आई के साथ डोनेट कर दूं, वो ही एग्जैक्टली इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड के। सो थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल मेजर कैसे करना है, नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा, अब वो डिस्कशन जो हमने स्टार्ट की थी, तो जो पॉलिश स्मूथ सरफेसेस हैं, पॉलिश सरफेस बिल्कुल फ्लैट, जैसे कि ये है, ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। ठीक है, तो इस पे जो रिफ्लेक्शन होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी हमारे पास, और आपको नजर आएंगी वेव्स कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे बम्बार्ड हुई, दूसरी यहाँ पे, तो ये और रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सर्टेन एंगल पे। ठीक है, तो ये जो होगा ना, इसे हम कहते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में आपको नजर आती है आपका वो छवि, या अपनी फेस नजर आता है, रिफ्लेक्शन नजर आती है आपको जिस तरह शीशा है। लेकिन डिफ्यूज दूसरी रिफ्लेक्शन होती है डिफ्यूज, और डिफ्यूज में क्या होगा, ये थोड़ी स्मूथ नहीं होती, बम्प्स होते हैं इसमें, स्मूथ सरफेस नहीं होती आपके पास। ठीक, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगी वो सर्टेन एंगल्स पे होगी, जैसे कि यहाँ पे बम्बार्ड गिरती है तो ये यहाँ चली जाएगी, और अगर यहाँ पे गिरती है तो उसका एंगल कुछ डिफरेंट होगा रिफ्लेक्शन का। तो ये डिफ्यूज होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास स्पेकुलर है, और ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। तो आपको कोई भी जो ऑब्जेक्ट नजर आते हैं, जैसे कि आपको हाथ नजर आ रहा है, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आ रहा है, रफ सरफेस है। और अगर आपको शीशे में जो अपना फेस नजर आता है, तो वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की वजह से है। तो दोनों का अपना फायदा है, डिफ्यूज का अपना है और स्मूथ का अपना है। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई चाहता है कि मजीद डिस्कस करें कुछ? हम्म। नो सर। सर मैंने आपसे पूछना था कि जिनसे मोबाइल की जिनसी आगे वाली स्क्रीन होती है उस वो फ्लैट होती है, और जिनसी बैक साइड होती है फ्लैट नहीं होती है। नहीं, वो फ्लैट इस सेंस में नहीं, सरफेस आपको करीब से तो दोनों फ्लैट नजर आएंगी। फ्लैट मैंने माइक्रोस्कोपिकली बात की है। ठीक है, तो या फिर इसके लिए सही वर्ड तो यूज करना चाहिए स्मूथ, स्मूथ सरफेस। सही वर्ड ही है, फ्लैट तो होगी, फ्लैट तो दोनों है मेरे ख्याल में। स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस आपके पास जो है, अगर प्रोटेक्टर अगर आपने स्क्रीन का लगाया हुआ या फिर शीशा है, तो वो ज़्यादा स्मूथ सरफेस होती है। इस वजह से आपको जो रिफ्लेक्शन है उस पर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगी और आपको फेस नजर आएगा। लेकिन बैक साइड पे वो जो है वो स्मूथ नहीं है, वो रफ सरफेस है। तो आप अगर उसमें दूरबीन लगा के या माइक्रोस्कोप लगा के देखें, तो आपको वो टाइनी बम्प्स नजर आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप उस पर फेस नहीं देख सकते। तो और वो आपको ऑब्जेक्ट जो नज़र आता है वो इस वजह से नज़र आता है कि वो डिफ्यूज उसमें हो रही है रिफ्लेक्शन। तो इसका ओके अपना सर। फ़ायदा, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको हर हर जो सरफेस हो वो स्मूथ होता, सरफेस हो, तो हर किसी में आप अपना फेस ही देखते, आपको ऑब्जेक्ट वो कम ही नज़र आता। जबकि डिफ्यूज जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट नज़र आता है। अगर लेट से पेंसिल है, आपको पेंसिल है या फिर ये मार्कर है या पॉइंटर है, तो वो आपको डिफ्यूजन की वजह से नज़र आता है। ठीक है। जी ओके सर। अच्छा, अब है इसी तरह के फिनोमेना है जब वेव से हम डील करते हैं, वो रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन ये है कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे और एट इंटरफेरेंस बिटवीन टू मीडिया। ठीक है, वेव स्पीड के चेंज होने की वजह से। तो हमने देखा कि ये इंसिडेंट हुई है वेव, ये देखिए ये इंसिडेंट हुई है वेव, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई है। तो अक्सर मीडियम ऐसे होते हैं कि उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि ट्रांसमिट भी हो जाती है, जिस तरह ये है। ठीक है, तो सर्टेन एंगल पे यहाँ पे ट्रांसमिट हो गई वेव। तो
और ट्रांसमिशन में क्या होगा कि इसकी वेव स्पीड चेंज हो जाएगी, एक मीडियम से जब दूसरे, ये मीडियम 1 है लेट से और ये मीडियम 2 है, तो वेव स्पीड जब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब वेवलेंथ चेंज होगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी हमारे पास लाइट की। ठीक है, और ये दो केसेस हैं इसके, वो मैं दोनों केसेस डिस्कस करता हूँ अभी। चेंज इन वेव स्पीड ड्यू टू द चेंज इन लैम्डा, तो वेव हमारे पास क्यों चेंज हुई, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्रेशन दिखाया था, वो था c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो फिर कौन सी चेंज नहीं होती, फिर कौन सी, अगर आपने स्पीड देखनी है तो वो बनेगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा बनेगा। तो फिर कौन सी चेंज नहीं होगी, दूसरे मीडियम में जो चीज चेंज होती है वो लैम्डा चेंज होता है। तो लैम्डा के चेंज होने से हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है। ये वैक्यूम में है c स्पीड ऑफ लाइट, और ये हमारे पास मीडियम में है v। तो इन दोनों की रेशो को जो है जो नोट करने के लिए स्पीड में कि क्या चेंज आ रहा है, इस स्पीड को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक फैक्टर लेके आते हैं, और जो तो बेसिकली रेशो है, और रेशो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये हमारे पास वैक्यूम में, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। तो इन दोनों के रेशो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हमेशा हमारे पास 1 या ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, मीडियम के लिए हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि स्पीड लाइट मीडियम में कम होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो एग्जांपल नंबर 29.1 है, एग्जांपल है 29.1, और वो ये है, व्हेन येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 580 नैनोमीटर पासिस फ्रॉम एयर इनटू वाटर। तो ये आप साथ के साथ अगर इसकी डायग्राम बना लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी इसको अंडरस्टैंड करना। तो ये मेरे पास है बाउंड्री, और ये मेरे पास है एयर, और ये है वाटर। ठीक है, और तो हुआ क्या हमारे पास, इसमें एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लें, तो ये मेरे पास है नॉर्मल। तो वेव यहाँ से यूं आई है, when yellow light of wavelength 580 नैनोमीटर passes from air into water, तो वाटर में जब जाएगी है, वाटर से ये कर लें वाटर में, हाउ डू ईच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। ठीक है, तो हमारे पास जो है फॉलोइंग जो फैक्टर्स हैं वो कैसे चेंज होंगे, ये हमारे पास हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और वो फैक्टर्स क्या हैं, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, चेंज होगा किसमें, स्पीड ऑफ लाइट में, वेवलेंथ ऑफ लाइट में, या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में। तो क्या चीज़ चेंज होगी, अगर मेरे पास लाइट जाती है एयर से वाटर में तो क्या चीज़ें चेंज होंगी, क्या चीज़ें चेंज नहीं होंगी। उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, और वेवलेंथ दी हुई है उसमें एयर में वेवलेंथ है 580 नैनोमीटर। तो हमने बताना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज होंगे, कौन से फैक्टर चेंज नहीं होंगे। सर एयर स्क्रीन और ग्लास की सेम फ्रिक्वेंसी आएगी। हाँ, फिर कौन सी चेंज नहीं होगी, वो ऐसे ही है ना कि फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल पासिंग पर यूनिट टाइम। तो ऐसा नहीं है कि आप एक मीडियम से दूसरी मीडियम में वेव लेके जाएं तो वो नंबर ऑफ साइकिल एब्जॉर्ब वो ख़त्म हो जाएं या फिर अपेयर हो जाएं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के खिलाफ है ये, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि वेव जो है वो कंप्रेस हो जाए या वेव हमारे पास वो एक्सपेंड हो जाए। ठीक है, तो उस वो डिपेंड वो है वेव लेंथ। तो कंप्रेस हो गई तो वेवलेंथ छोटी हो गई, एक्सपैंड हो गई तो वेवलेंथ बड़ी होगी, लेकिन साइकिल सेम रहेंगे। ओके सर। सर ये वेवलेंथ के स्मॉलर और लार्जर होने से क्या फर्क पड़ता है? स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है दोनों में, उसके लार्जर होने से या ग्रेटर होने से। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी
कि सी इज इक्वल टू, बल्कि वी कर लें, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। ठीक है, जब आपके पास एक फैक्टर चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो और लैम्डा चेंज होता है मीडियम में, लैम्डा चेंज होगा तो आपके पास ये फैक्टर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही है ना, ये फैक्टर चेंज यस। नहीं हो रहा तो लैम्डा चेंज होगा तो वो भी को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे आपको एक और की पॉइंट मिला है, वो ये है कि आपने देख ली ना सबने, की पॉइंट ये हमारे पास ये है कि लेट से मैंने फाइंड आउट करना था वाटर में एक पैरामीटर, ये रिलेशन है एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर इज इक्वल टू स्पीड इन एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर। ठीक है, तो अगर इन तीन में इसी कोई में चार, इसी कोई में चार जो फैक्टर हैं उनमें से तीन कोई से भी गिवन हो तो मैं चौथा आराम से फाइंड कर लूँगा। तो यहाँ पे आपने स्पीड फाइंड करनी थी, तो हमने किया किया वी एयर, इसको रीअरेंज किया एन, सॉरी ये हमारे पास एयर है, एयर और डिवाइड बाय एन वाटर। तो यहाँ से मैंने ये निकाल लिया। ठीक, अब इसी को बिल्कुल इसी को यूज़ करके आप ये कर सकते हो कि आप डिफरेंट और फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो बिल्कुल यही हमारे पास एक और रिलेशन होल्ड करता है कि इधर भी एन है, इधर भी एन है, इधर है हमारे पास एन वाटर में, इधर हमारे पास एन है एयर में। तो यहाँ पे पहले वी था और इसकी जगह पे हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा इन वाटर और लैम्डा इन एयर। तो आपको सिर्फ एक एक्सप्रेशन याद हो, आप दोनों आराम से ड्राइव कर सकते हो। और मेन जो मैं आपको वैसे बता दूंगा कि ये कहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं, किस इक्वेशन से आप दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। चलें आगे। यस सर। तो ये बाकी आप देख लोगे। तो लास्ट स्लाइड है ये, और ये है स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ हमें बताता है कि जो पहले डायग्राम देख लें इसकी, कि एक मीडियम जो ये है वन है, दैट से ये वन, और दूसरा ये मीडियम है टू। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में वेव जाती है, और ये मेरे पास है नॉर्मल टू द बाउंड्री, क्योंकि मैंने यहाँ से एंगल मेजर करना है तो ये हाइपोथेटिकली मैं खुद से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे नॉर्मल। तो जब वेव एक मीडियम से, ये मीडियम है वन से, जाएगी सेकेंड मीडियम में, ठीक, तो इनके जो एंगल्स हैं
जो नॉर्मल के साथ बनाएंगे, ये नॉर्मल के साथ एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, ठीक। तो वो ये रिलेशन होल्ड करेंगे इन दोनों के साइंस की, θ1 का साइन और θ2 का साइन, उनकी रेशियो इक्वल होगी इनके और रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। ये साइन θ1 है और यहाँ पे n2 है, साइन θ2 है यहाँ पे n1। तो मोस्ट फेमिलियर जो इक्वेशन है जो लोग ये बच्चे याद रखते हैं वो ये है, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। तो ये स्नेल्स लॉ है। तो जो एंगल कहाँ से मेजर करने हैं आपने, n1 भी मैं ड्रॉ कर दूं तो n1 हमारे पास है ये, n2 हमारे पास है ये। तो एंगल आपने परपेंडिकुलर के साथ मेजर करने हैं। तो जो एंगल्स के साइंस हैं उनकी रेशियो इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो यहाँ से आप एक और बात पता चलती है, वो ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे n2 ग्रेटर है n1 से, इसी रिलेशन से कंक्लूड हुआ है। n2 यानी कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है पहले मीडियम से, तो जो वेव है नॉर्मल से अवे रिफ्लेक्ट होगी, अवे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। ये नॉर्मल से अवे रिफ्रैक्ट हो रही है। और अगर आपके पास n1 n2 से लेस है तो ये जो है वेव टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, रिफ्लेक्ट। ये है अवे फ्रॉम नॉर्मल और ये टूवर्ड्स नॉर्मल है। और यहाँ सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। और इसमें ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं उल्टा बोल गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसकी स्पीड आपके पास कम होती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, इसमें n1 का ज़्यादा है तो इसमें स्पीड कम होगी, इसमें ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होगी। और इस केस में हमारे पास मीडियम जो 2 है उसमें स्पीड कम होगी और मीडियम 1 में स्पीड ज़्यादा होगी। वो मैं आप याद रखना, वो इज इक्वल टू n इज इक्वल टू c डिवाइड बाई v होता है, ठीक है। तो v इस तरफ ले आओ तो c डिवाइड बाई n आता है। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। और जबकि इन दोनों केस में रिफ्लेक्टेड वेव का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रिफ्लेक्टिव वेव तो दोनों केस में उसका जो एंगल होगा वो इक्वल्स टू होगा θ1 के। तो अगर आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है वेव तो वो उसका एंगल θ1 होगा, क्योंकि दोनों एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक बराबर होते हैं, ठीक है।